हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में हमने कल परीक्षा वाणी के चौथे चैप्टर में प्राकृतिक आपदाएं वाले टॉपिक तक रिवीजन कर लिया था। आज हम इस वीडियो में आपदा के मूल कारण वाले टॉपिक से आगे को रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परीक्षा वाणी के चौथे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने परीक्षा वाणी का दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषास जीएस लाइब्रेरी में परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के चैप्टरों का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपदा के मूल कारण। राज्य में आई आपदा के पीछे मानव का ही हाथ है। मानव की अधोलिखित गतिविधियों को आपदा के कारण के रूप में देखा जा सकता है। पहला है बढ़ता शहरीकरण। आबादी में वृद्धि के कारण राज्य में शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। 1971 में राज्य में 16.36% शहरी आबादी थी, जो 1981 में बढ़कर 20.7%, 1991 में 22.97%, 2001 में 25.59% और 2011 में 30% से अधिक शहरी आबादी हो चुकी है। यहाँ की शहरी आबादी में हुई 10 की वृद्धि पूरे देश की शहरी आबादी की वृद्धि से कहीं अधिक है। इसके चलते पहाड़ों को तोड़कर व वनों को काटकर रोड व अन्य आवश्यक सुविधाओं को बढ़ाना पड़ा है। वनों का ह्रास। राज्य के हिमालयी क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण कार्यों से वनों का निरंतर ह्रास हो रहा है। 1981 से 2011 के दौरान 5.85% प्राकृतिक वन नष्ट हो चुके हैं। तीसरा है जलीय तंत्र में परिवर्तन। विभिन्न मानवीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण राज्य के 45% प्राकृतिक झरने पूरी तरह से सूख चुके हैं, जबकि 21% झरने मौसमी बन चुके हैं। 1981 से 11 के दौरान इनके बहाव में 11% कमी आ चुकी है। सिंचाई की क्षमता में 15% कमी हुई है। पिछले 100 से 110 सालों के बीच भीमताल और नैनीताल जैसी झीलों की क्षमता क्रमशः 5494 घन मीटर व 14,150 घन मीटर तक कम हो चुकी है। इस प्रकार जलीय तंत्र में गड़बड़ी की वजह से भूस्खलन और बाढ़ों की घटना में पिछले 3 दशकों के दौरान 15 से 17% की वृद्धि हुई है। चौथा है बांध और बिजली संयंत्रों का निर्माण। राज्य में गंगा और इसकी सहायक नदियों मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा पर 505 से अधिक बांध और 244 पनबिजली परियोजनाएं या तो प्रस्तावित हैं या फिर निर्माणाधीन हैं। इनमें से 45 काम भी कर रही हैं। 16-17 जून के बाढ़ और भूस्खलन त्रासदी से सर्वाधिक प्रभावित केवल 4 धाम क्षेत्रों में ही करीब 70 बांध हैं। पूरे प्रदेश में 95% से अधिक बांध 2000 के बाद बने हैं। इन निर्माणों से यहाँ का जल, जैव व जमीन तंत्र का समीकरण प्रभावित हुआ है और हो रहा है। पांचवा है गैर शोधित सीवेज। गैर शोधित सीवेज को सीधे नदी में छोड़ना भी एक कारण है। इससे एक तरफ नदी का जल प्रदूषित होता है तो दूसरी तरफ नदी के किनारे ऊपर उठ जाते हैं। छठा है अवैध खनन। नदी के किनारों पर पत्थरों का अवैध खनन तेजी से हो रहा है। कानूनी रूप से मशीन द्वारा खुदाई नहीं की जा सकती है। केवल चुगान या हाथ से ही पत्थर उठाने की अनुमति है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि राज्य में मशीन से खनन में वृद्धि हुई है, जिससे भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ी हैं। लास्ट है तीर्थाटन और पर्यटन। भारी संख्या में सैलानियों और तीर्थयात्रियों का पहुंचना यहाँ की पारिस्थितिकीय तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित करने का काम बड़े पैमाने पर व अनियंत्रित रूप में किया जाता रहा है। फिर है समस्या समाधान। हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है प्रचुर वन संसाधन। विकास के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया। परिणाम स्वरूप जहाँ भूस्खलन, मृदा क्षरण व बाढ़ की घटनाएं बढ़ी, वहीं अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए जंगल पर निर्भर एक बड़ी आबादी को अपना आधार भी खोना पड़ा है। अतः हिमालयी क्षेत्र के वानस्पतिक तंत्र में छेड़छाड़ किए बिना विकास का मार्ग तय करना होगा। प्रायः सभी हिमालयी राज्यों में निजी व सरकारी कंपनियों की तरफ से जल विद्युत परियोजनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। यहाँ बड़े पैमाने पर पहाड़ों को तोड़कर सड़कों व जल विद्युत परियोजनाओं हेतु बांधों व सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूंकि हिमालय विश्व का सबसे नया और बेहद कमजोर पर्वत है, अतः विस्फोटकों के प्रयोग से भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। अतः इन परियोजनाओं की नए सिरे से समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं का निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि स्थानीय जल व वनस्पति तंत्र और पहाड़ों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। राज्य में
बढ़ावा दिए जा रहे प्राकृतिक पर्यटन की अवधारणा पर फिर से विचार करना होगा ताकि विकास की कीमत हमें पर्यावरण क्षरण के रूप में न चुकानी पड़े। यद्यपि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करते समय क्षेत्रीय पारिस्थितिकी का भी ध्यान रखना होगा। यदि पर्यटन का बेहतर प्रबंधन नहीं किया गया तो पर्यावरण प्रभावित होगा। राज्य में आई आपदा से हमें यह सीख मिलती है कि कमजोर पहाड़ी इलाकों में पर्यटन के बजाय तीर्थ यात्रा आधारित विकास मॉडल बनाना उपयोगी होगा। होटल और ठहरने के लिए बनाई जाने वाली इमारतों के अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगानी होगी और यह सब कुछ सरकार की निगरानी में होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि यहाँ के पर्यटन उद्योग में ज़्यादातर स्थानीय लोग हों। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य का आर्थिक विकास बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह विकास कम से कम पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ होता है तो पहले से ही पारिस्थितिकी रूप से असंतुलित और आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील इस पूरे क्षेत्र की स्थिति और अधिक कमज़ोर होगी और विकास प्रभावित होगा। अतः इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई भी नीति बनाते समय हमें इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, जंगल, जल और जैव विविधताओं का ध्यान रखना होगा। फिर है आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर आपदा प्रबंधन मंत्रालय तथा आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र DMMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि व राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक जनपद में एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रतिक्रिया निधियों व आपदा न्यूनीकरण निधियों का गठन किया गया है। इन प्राधिकरणों में कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम संचार संबंधी, खोज व बचाव संबंधी, भूकंप रोधी भवन निर्माण संबंधी, जन जागरूकता संबंधी चलाए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। जन जागरूकता हेतु भूकंप संबंधी फिल्म डांडी काठी की गोद माँ के प्रदर्शन के अलावा आपदा प्रबंधन नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रबंधन को कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित कर पढ़ाया जा रहा है। राज्य में भवन निर्माण से जुड़े कुछ अभियंताओं व राजमिस्त्रियों को भूकंप अवरोधी भवनों के निर्माण संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के प्रायः सभी जिलों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य योजना तैयार की गई। विशेष तौर पर संवेदनशील राज्य के 8 जिलों, 52 विकासखंडों तथा 65,046 गाँवों में आपदा प्रबंधन समितियों तथा आपदा अंतराक्षेपण दलों का गठन किया गया है। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के उपस्थित हो जाने की स्थिति से निपटने हेतु कुछ चिकित्सकों, अग्निशामक कर्मियों, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, शिक्षकों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, नगर आपदा प्रबंधन समितियों व पंचायतों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। राज्य के सभी आपातकालीन परिचालन केंद्रों को आपस में जोड़ते हुए जिला मुख्यालयों से जोड़ा गया है। राज्य स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1070 व जनपद स्तरीय आपातकालीन परिचालन केंद्रों का टोल फ्री नंबर 1077 है। संचार प्रयोजन से लाल टिब्बा मसूरी में एक रडार की स्थापना की गई है तथा 10 पर्वतीय जनपदों को सैटेलाइट फोन के माध्यम से जोड़ा गया है। फिर है दामिनी ऐप। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित इस ऐप को नवंबर 2020 को जारी किया गया था। इस ऐप पर GPS लोकेशन के 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली गिरने का पूर्वानुमान विभिन्न स्थानीय भाषाओं में प्राप्त किया जा सकता है। इसे उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के सभी जिलों द्वारा अपने अपने जनपद की आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर ली गई है। आपदा प्रबंधन के लिए इंतजाम सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिलाधिकारी को 50 लाख रुपये की धनराशि आपदा प्रबंधन कोष के लिए उपलब्ध कराई गई है। अगला है SDRF। राज्य में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति उत्तराखंड की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ तत्काल राहत व बचाव कार्य प्रारंभ करने के लिए 21 जुलाई 2013 को राज्य सरकार ने NDRF की तर्ज पर SDRF के गठन को मंजूरी दी थी। फिर है नदी तट पर निर्माण पर रोक। आपदा के दौरान नदी तटों पर बसे नगरों व गांवों को ज़्यादा क्षति हुई है। अतः इससे सबक लेते हुए 1 जुलाई 2013 से राज्य सरकार ने नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। लास्ट है राज्य आपदा प्रबंधन योजना। राज्य में आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों को सुनिश्चित ढंग से करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDMP का गठन किया गया है। जुलाई 2013 में एक 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी का चौथा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ। थैंक यू।